बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े, जिससे कि हम आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। अपने आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक मनुष्य का जो शरीर है वो अलग अलग अंगों से जो है वो बनता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो रखती हैं हड्डियाँ। जी हाँ, हड्डियाँ जो है वो हमारे शरीर को जो है वो एक अस्तित्व देती हैं, हमारे ढांचे को जो है वो बनाती हैं। हमारे शरीर के अंदर कितने ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको वो सुरक्षा जो है वो प्रदान करती हैं। तो लेकिन उम्र के साथ साथ हमारी हड्डियां भी जो है वो कमज़ोर होने लगती हैं, और कमज़ोर हड्डियों की वजह से एक बहुत बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जी हाँ, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं, ये तमाम जो है वो आज हम बात करने वाले हैं अपने आज के स्वस्थ किसान प्रोग्राम के अंदर, अपने लाइव इस प्रोग्राम के अंदर। तो आइए आपके लिए एक बार विषय जो है वो हम फिर से दोहरा देते हैं। हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम का विषय है ऑस्टियोपोरोसिस, कारण, लक्षण और उपचार। अगर आप हमारे इस आज के विषय के संबंध में कुछ भी जानना चाहते हैं, या अगर आप किसी भी ऐसी समस्या से, हड्डियों की किसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800-113-060, 1800-113-061। और इसके साथ ही स्वस्थ किसान का ईमेल आईडी भी जो है वो आप लिख लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। तो ये दो विकल्प हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आप हमें फ़ोन करते हैं तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, जब भी आप हमें फ़ोन कीजिए तो अपने टेलीफोन की, अपने टीवी की जो आवाज़ है उसको बिल्कुल आप बंद रखिए। अपने फ़ोन को एक नेटवर्क क्षेत्र में आकर ही आप हमें फ़ोन मिलाएं, जिससे कि आपका सवाल, आपका प्रश्न, आपकी समस्या जो है वो हमारे विशेषज्ञों तक साफ आवाज़ में जो है वो सुनाई दे पाए। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो बहुत ही बेहतर डॉक्टर्स जो है वो मौजूद है, जिनसे हम ऑस्टियोपोरोसिस के संबंध में लेंगे विशेष जानकारी। डॉक्टर अजय शुक्ला, आप प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स विभाग RML हॉस्पिटल के अंदर आप जो है वो काम करते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर नवदीप सोखल जी हैं, आप भी प्रोफेसर हैं न्यूरो एनेस्थेसियोलॉजी विभाग एम्स नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में। तो फिर आइए देर किस बात की, बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमजोर होने की उस स्थिति के बारे में जो उम्र के साथ धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकती है। इस बीमारी में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि हल्का सा झटका भी उन्हें तोड़ सकता है। इसका मुख्य कारण होता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, या महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की गिरावट, जो विशेष रूप से रजोनिवृत्ति के दौरान घटने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। पुरुषों में यौन हार्मोन की कमी, थायराइड की समस्या या स्टेरॉइड दवाओं का लंबे समय तक सेवन भी इसके कारण हो सकते हैं। इसके अलावा सुस्त जीवन शैली, पतली कदकाठी, धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन और समय से पहले रजोनिवृत्ति भी इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का घनत्व धीरे धीरे घटता है, जिससे रीढ़, कलाई और कूल्हे में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। शुरुआत में इसके कोई खास लक्षण नजर नहीं आते और अक्सर तब तक पता नहीं चलता जब तक कोई हड्डी टूट न जाए। ऑस्टियोपोरोसिस दो प्रकार का होता है, प्राइमरी जो अचानक शुरू होता है और सेकेंडरी जो किसी बीमारी या दवा के कारण होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बीमारी से बचाव इलाज से बेहतर है। एक बार हड्डी का घनत्व कम हो जाए तो उसे दोबारा पाना मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और हड्डियों की समय समय पर जांच के जरिए शुरुआत से ही सावधानी बरती जाए। ध्यान रखें, हड्डियां शरीर की नींव हैं। अगर वे मजबूत रहेंगी तो उम्र के हर पड़ाव पर आपका साथ निभाएंगी। ऑस्टियोपोरोसिस को नजरअंदाज न करें, जागरूक रहें, सक्रिय रहें और अपनी हड्डियों की देखभाल करें। धन्यवाद।
तो अभी आपने ऑस्टियोपोरोसिस पे देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट, और जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी जाना, अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत रखते हैं तो लंबे समय में भी जो है वो आपका शरीर आपका साथ ज़रूर देगा। आइए इसके ऊपर जो चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर अजय, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमने देख लिया, रिपोर्ट भी देख लिया, लेकिन आप जो है वो एक ऑर्थोपेडिक हैं, तो आपके नज़रिए से हम जानना चाहेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इसे सरल शब्दों में कैसे आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे? जी, आप लोगों ने बहुत दफ़े सुना होगा कि कोई गांव में कोई बूढ़ी माता हैं, वो जा रही थी और कोई चोट नहीं लगी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बस चलते चलते अचानक गिर गई और फिर उसके बाद खड़ी नहीं हो पाई, उनको हॉस्पिटल ले गया और वहाँ पे एक्सरे हुआ तो पता चला कूल्हे की हड्डी टूट गई है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि वो साधारण सी चोट से टूट सकती हैं। कई दफ़े हड्डी पहले टूटती है और आदमी गिरता बाद में है। तो हड्डियां इतनी ज़्यादा शरीर की पतली हो जाती, खोखली हो जाती हैं कि उनको कोई बड़े एक्सीडेंट से तोड़ने की ज़रूरत मतलब नहीं टूटती हैं। वो अपने आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मतलब खड़े खड़े ही कई दफ़े टूट जाती है। उस कंडीशन को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नवदीप, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? क्या है ऑस्टियोपोरोसिस, कैसे इसको जो है वो समझा जा सकता है? हाँ, जैसे कि सर ने बताया, ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियां हैं उनका घनत्व कम हो जाता है। देखिए, हमारी हड्डियां जो कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती हैं उनमें कैल्शियम धीरे धीरे कम होने लगता है, और हम जैसे लगता है कि हड्डियां एक फिक्स चीज़ है, स्थिर है, ऐसा नहीं है। हड्डियां हमारी लगातार बनती रहती हैं और उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। तो जब उम्र जैसे ज़्यादा हो जाती है, जैसे फीमेल्स में मोस्टली आफ्टर 50 ईयर्स जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, उनकी रजोनिवृत्ति हो जाती है, और बाकी मेल्स में भी आफ्टर 65 ईयर्स तो उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हड्डियों का घनत्व तो कम होता जाता है। और हमारे एक बड़ा कारण ये भी है कि बड़े बुजुर्गों को लगता है कि अब हमारे सब काम हो गए, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो लोग एक्सरसाइज करना और घर के काम करना बंद कर देते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हड्डियाँ और जल्दी कमज़ोर होती हैं। बिल्कुल। तो ये हड्डियों के कमज़ोर होने की वजह से जो है वो आपको इस तरीके की परेशानी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी। तो अगर आपके घर में या आपके परिवार में किसी को इस तरीके की कोई समस्या अगर लग रही है, अगर लग रहा है कि हड्डियों में, जोड़ों में अगर दर्द है, लगता है, अगर शक शुबा है इस बात का कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इसके संबंध में अगर आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो फोन कीजिए। हमारे पहले कॉलर विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करें। हेलो हेलो, विपिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सागर मध्य प्रदेश से फोन किया है आपने, सवाल पूछिए विपिन जी। विपिन जी सवाल पूछिए। हेलो मैम। जी विपिन जी, हमें आपकी आवाज मिल रही है? जी मैम, आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन मैं अपना सवाल कर लेता हूँ। सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये था मैम कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या ये जन्मजात बीमारी है या फिर कभी किसी उम्र में भी हो सकती है? और दूसरा सवाल ये था कि ऑस्टियोपोरोसिस, क्या इसका कोई संबंध विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से भी रहता है? और अगर जो व्यक्ति दुबला पतला है, क्या उसे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और इसके लक्षण क्या कुछ भी नहीं दिखाई देते? बिल्कुल। तो डॉक्टर अजय, सबसे पहले आप क्या बताना जी, तो असल में ऑस्टियोपोरोसिस जो आमतौर से है वो ज़्यादा उम्र में ही होती है। लेडीज़ को जैसे मेनोपॉज के आसपास और मेनोपॉज के बाद जैसे 60 साल के आसपास, मेल्स में यूजुअली 65-70 साल के उम्र के बाद। बट ये किसी भी उम्र में हो सकती है, यंग एज में भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि केवल ओल्ड एज में ही होती है। ये उनका पहले सवाल का जवाब है। और दूसरा इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? दूसरा इन्होंने पूछा था कि क्या ये कैल्शियम या विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो जाती है? जी, तो कैल्शियम और विटामिन डी अगर आपका डाइट में इनटेक ठीक नहीं है तो फिर आप ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आप प्रोन हो जाते हैं, आप में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो इसलिए डाइट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जितना मिनिमम कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए वो डाइट में आपका होना चाहिए।
बिल्कुल। डॉक्टर नवदीप, थोड़ा अब इसमें विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि इन्होंने भी, हमारे कॉलर ने भी यहाँ पे प्रश्न किया कि क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। अगर हम बात करें किसी महिला के बारे में, जैसे कि बताया कि मेनोपॉज के बाद जो है वो इसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। पुरुषों के अंदर 60-65 की उम्र के बाद, तो क्या शुरुआती लक्षण होते हैं इसके, कैसे पहचाना जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहा है हमारा शरीर? देखिए, वास्तव में तो क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज़ बोला जाता है जब तक आपको कोई प्रमुख लक्षण ना दिखें, जैसे एकदम से हड्डी का टूट जाना या जोड़ों में दर्द होना। ये अगर एकदम से नहीं होता तो आदमी नहीं पहचान पाता है। इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आफ्टर 50 ईयर्स और आफ्टर 60 ईयर्स हर आदमी को कैल्शियम और विटामिन डी की टेबलेट लगातार खानी चाहिए या उसको आहार अपना संतुलित रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हमारा सबसे पहले जो हड्डियां प्रभावित करता है वो होता है हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी हिप्स और हमारी कलाई। तो कुछ लोगों में रीढ़ की हड्डी में कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं, वो हो सकता है। उसकी वजह से बाकी जगह जैसे पैर में दर्द जाना, कमर में दर्द जाना, वो भी शुरुआत में देखा जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, आप इसके अंदर कोई और महत्वपूर्ण जानकारी जोड़ना चाहेंगे इसके लक्षणों में? जी, तो क्योंकि जैसे बताया गया है कि एक साइलेंट बीमारी है, बड़े चुपके से अंदर अंदर आपके शरीर के अंदर की हड्डियों को खोखली करती रहती है, तो अधिकतर इसमें लक्षण बहुत लेट पता चलते हैं और तब पता चलते हैं या तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो गया आपको, और या तो जैसे बहुत लोगों को जो रीढ़ की हड्डी जब पिचकती है तो वो उसमें दर्द होता है। तो जो कमर का दर्द ओल्ड एज में बहुत लोगों को होता है, वो जो है कई दफ़े वो एक ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, पता चला आप बस में जा रहे हैं, थोड़ा बस उछली, अचानक जो है आप बैठे बैठे आपको कमर में या रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ, तो बाद में एक्सरे कराया, देखा एक फ्रैक्चर हो गया। या आपने देखा होगा बहुत लोग जो है वो चलते मतलब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो वो उनकी हाइट छोटी होती जाती है, तो वो हाइट छोटी, वो भी एक प्रकार से, क्योंकि रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे एज के साथ पिचकती रहती हैं तो वो हाइट उनकी छोटी होती जाती है। तो यही सब जो है, दांत आपके ख़राब होने लगते हैं, तो ये सब जो लक्षण होते हैं, बट ये सब लेट होते हैं, तो इसलिए आपको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और लेडीज़ में 60 साल की उम्र के आसपास और मेल्स में 70, ऑनलेस कि आपको कोई और रिस्क फैक्टर ना हो, तो आपको वो डॉक्टर से मिल के, और अगर रिकमेंड करते हैं तो टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर प्रमोद कुमार जी हाथरस उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे गुजारिश करेंगे जल्दी से टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए और आप अपना सवाल जी। मैं सो रहा था, सोते सोते एकदम घोटू ऐसा लगा, सुबह उठा तो उठा ही नहीं गया मेरे घोटुओं से। बाइक चलाता हूँ तो बाइक चलाते जैसे बाइक खड़ी करते हैं तो ऐसा लगता है घोटू टूटा गया। ऐसी सिड्डी पे पहुंचा, नीचे जो पैर का पंजा है वो भी ऐसा लगता है। दिखा भी मैं काफी जगह आया, आगरा में डॉक्टर पूती जी, अलीगढ़ मेडिकल भी दिखा दिया, लेकिन ये समस्या सही नहीं हो पा रही, डर भी लगता है। ठीक है, उम्र कितनी है आपकी प्रमोद जी? आपकी उम्र क्या बताई आपने? 54। 64? 54 या 64? 54। ठीक है। और कितने समय से है आपको ये दिक्कत? काफी समय से, ये लॉकडाउन के जब बाद से होने लग गया है। वैसे पहले तो मैं एकदम पूरी ड्राइव लगा देता था, खेलता था वॉलीबॉल वगैरह। लॉकडाउन के बाद ये समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है। तो आप सुबह उठते हैं, लेने के बाद सुबह उठते हैं तो फिर आपको पैर नहीं रखा जाता है जमीन पे? जी, आप कहते हैं सुबह उठते हैं तो पैर नहीं रखा जाता है जमीन पे?
नहीं, मैं रात को सोया एकदम दावत खा गया, रात को सोया। अब घोंटुओं से कोई न चोट लगी न कहीं लगी। अब घोंटों से मुझे जमीन पे पैर ही नहीं रखा जा रहा, न चला जा रहा। बहुत दिक्कत हुआ, फिर तेल बिल लगाया न जाने, तो थोड़ी बहुत दवाई खाई, जब जाके घोंटू सही हुआ, बस स्वस्थ घोंटू था। तो घुटनों में बहुत सही होगी, फिर ये ऐसे करके नीचे का पहुंचा भी पैर का, वो ऐसा लगता है कहीं बाइक खड़ी करो कहीं टूट न जाए। घुटनों में तकलीफ है आपको? घुटनों में तकलीफ? घोंटू में भी है, हड्डियों पूरे में पीछे नीचे पैर की। टहलने के लिए जोश नहीं आ पाता, मैं टहलने जा पाता हूँ। और सीढ़ी चढ़ना नहीं ले रही, ऐसा लगता है। सीढ़ी चढ़ना उतरने में भी दिक्कत होती है आपको? हाँ, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत नहीं, काफी दिक्कत होती है। जी ठीक है, क्या बताइए? हाँ, तो ये इनको तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अच्छा। तो वो जो है एज के साथ हो जाती है, इट्स ए डिजेनरेटिव आर्थराइटिस। तो अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो इनको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए, अपने घुटनों के एक्सरे कराने चाहिए। वो कितने ख़राब हैं उसके हिसाब से डॉक्टर्स उनको एडवाइस देंगे। बाकी हम लोग अधिकतर पेशेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं, अगर उनका वेट ज़्यादा है तो वेट को रिड्यूस करें, अगर वेट ओके है तो उसको मेंटेन रखें, और घुटने के ऊपर नीचे की मांसपेशियां जो हैं उनकी रेगुलर एक्सरसाइज करें, और जिन चीज़ों से दर्द ज़्यादा होता है उन चीज़ों को अवॉइड करें। किसी तरीके के क्या कोई टेस्ट करवा सकते हैं एक्सरे के अलावा? कोई ब्लड टेस्ट या कोई कैल्शियम का टेस्ट? असल में ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई अलग से टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सरे से ही डायग्नोसिस बन जाती। बहुत पेशेंट्स आते हैं एमआरआई करा के, बट एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। जी बिल्कुल। और ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर हम आगे भी जो है वो जानकारियों को बढ़ाएंगे ज़रूर कि क्या लक्षण हैं, ये हमने जान लिया, ये इसके बारे में थोड़ा और भी जानेंगे, कारण भी हम ज़रूर जानेंगे, और इसका उपचार किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम अपने डॉक्टर से, अपने विशेषज्ञ से यहाँ पर ज़रूर जानेंगे। लेकिन अगर इसी बीच अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो जल्दी से हमें या तो फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे, इनमें कौन सी खाद आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका उपचार क्या हो सकता है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इससे संबंधित, अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या देखने में मिल रही है अपने शरीर में, या फिर अगर आपके परिवार में किसी के साथ ये दिक्कत आ रही है, तो आप तुरंत हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय और डॉक्टर नवदीप हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो मौजूद हैं, आपके प्रश्नों का ज़रूर हम उम्मीद करेंगे वो ज़रूर यहाँ पर उत्तर देंगे। डॉक्टर नवदीप, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, ऑस्टियोपोरोसिस के क्या कोई टेस्ट होते हैं, किस तरीके से जाना जा सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की जो है वो संभावनाएं बढ़ती हुई जो है वो नज़र आ रही है शरीर में? जरूर ज्योत्सना जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम सीरम मतलब ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हम सीरम कैल्शियम, सीरम विटामिन D3 हम करवा सकते हैं, जिससे हमें इनका नॉर्मल लेवल जो है वो पता लग जाएगा। अगर वो काफ़ी कम है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, एक जैसे हमने बात की कि ये हड्डियों के घनत्व का एक टेस्ट होता है जिसे डेक्सा स्कैन भी बोला जाता है, वो भी कराया जा सकता है। उससे हमें ये पता लगता है कि आपका जो डेंसिटी है बोन्स की वो कितनी कम हो चुकी है। माफ़ कीजिए, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी, हमारे अगले कॉलर राकेश जी शिमला से मौजूद है फोन लाइन पर, पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी मदर है, उनकी जो घुटनों में जो है हर समय दर्द रहता है और पेट में भी रहता है। और पीठ में भी रहता है? हाँ जी, पेट में भी रहता है। पेट में?
और घुटनों में? पीठ में और घुटनों में, ठीक है। हाँ। आपकी माता जी की उम्र? 50 के आसपास है। कितनी? 50 के आस, ठीक है। और कुछ वजन बता सकते हैं कि कितना वजन होगा उनका? नहीं, वजन तो ठीक है, लेकिन वजन क्या है कि एक बार पोषण ठीक है, लेकिन घुटनों में और पेट में जो है दर्द रहता है। तो कितनी दूर चल सकती हैं बिना रुके हुए? एक कदम चल के फिर बीच में वो थक जाती है। नहीं, कितने कदम? 10 कदम, 100 कदम, 15 कदम जो है रुका देती है, बस फिर रुकना पड़ता है। हाँ जी जी, फिर घुटनों में दर्द आती है। फिर तो इसका मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी, अगर 10-15 ही कदम चल पाती हैं उसके बाद रुकना पड़ता तुरंत है। क्या कर सकते हैं डॉक्टर अजय? इनको सबसे तो पहले क्या करना है? डेफिनेटली, कितने दिन से है ये दिक्कत इनको? अब हमारे साथ अच्छा, लाइन वो में हट नहीं। गया। तो इनको तो डेफिनेटली ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए, बिकॉज अगर कोई पेशेंट 100 मीटर्स या 200 मीटर्स से कम चल पाता है एक स्ट्रेच में, तो फिर दिन वो एक पोटेंशियल केस हो जाता है फॉर नी रिप्लेसमेंट। तो वो साथ में हम लोग एक्सरे कराएंगे, देखेंगे वही रीज़न है ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही या कोई और कारण है, बिकॉज इनमें, इन पेशेंट्स में, कई पेशेंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ लंबर कैनाल स्टेनोसिस भी डेवलप हो जाती है, बिकॉज़ ये अपना सर्जरी टालते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो दूसरे जॉइंट्स हैं बॉडी के उसमें असर आने लगता है, और स्पाइन में भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो डिजेनरेटिव स्पाइन की वजह से उनकी जो नर्व्स हैं जो लोअर लिम्स में जाती हैं वो कई दफ़े कंप्रेस होती हैं, उसकी वजह से भी कई दफ़े उनको चलने में दिक्कत होती है। तो या तो स्पाइन कारण है या नीज़ कारण है, वो जब डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो असेस करेंगे कि क्या चीज़ की वजह से ज़्यादा दिक्कत है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट जी। करेंगे। डॉक्टर नवदीप, मैं चाहूँगी कि आप अपनी जानकारियों को आगे बढ़ाएं, किस तरीके के टेस्ट जो है वो हम करवा सकते हैं? हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन डी, सीरम कैल्शियम और डेक्सा स्कैन करवाया जा सकता है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस किस लेवल तक पहुंच चुका है। जी बिल्कुल। अगर कारण के बारे में जाने डॉक्टर नवदीप, तो क्या बताएंगे, क्या कारण क्या होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के? देखिए, मेन कारण जो होता है वो है, एक तो एज सबसे मेन कारण होता है, जिसमें फीमेल्स में आफ्टर 50 बोलते हैं और मेल्स में आफ्टर 65। दूसरा बड़ा कारण होता है संतुलित आहार ना ले पाना, जैसे कि हमें कैल्शियम जो दिन में लगभग 1 ग्राम के आसपास लेना चाहिए। सिमिलरली विटामिन डी का एक्सपोजर हमें अप्रोक्सीमेटली 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे का हमें मिलना चाहिए। तो सन एक्सपोजर का ना होना, बैलेंस डाइट ना ले पाना और साथ में एक्सरसाइज ना कर पाना। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आज हम व्यतीत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है कुछ काम नहीं करते हैं, कोई भी डांसिंग नहीं करते हैं, जॉगिंग नहीं करते हैं और बाकी घर के कामकाज नहीं करते हैं, तो वो भी एक बड़ा रीज़न होता है कि आपकी बोन्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, आप इसके अंदर कोई और जानकारियां जोड़ना चाहेंगे कि क्या और कारण हो सकते हैं इसके लिए? जी, तो असल में होता क्या है कि हम लोग जितने भी जब ग्रो करते हैं तो हमारी हड्डियां धीरे धीरे मजबूत होती हैं, एंड अराउंड जो सेकंड डिकेड है लाइफ का, 20 से 30 साल की उम्र में, वो पीक डेंसिटी पे पहुंचते हैं। तो अगर हम लोग इस पीक पे पहुंचने के पहले जो स्कूल की और कॉलेज की जो हमारा एज ग्रुप होता है, उसमें अगर हम एक्सरसाइज पे फोकस करें, केवल बैठ के किताबें ना पढ़ें, तो फिर हमारी जो पीक बोन मास है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको फिर बाद में कम होना ज़्यादा टाइम लेता है। इट्स लाइक अगर आपके बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा है तो बैंक खाली करने में समय ज़्यादा लगता है। अगर बैंक में शुरुआती में पैसा कम होगा तो वो जल्दी खाली होगा। तो इसलिए क्या ज़रूरी है सबको, इसकी अपना जो पीक बोन मास है वो ग्रोइंग एज में वो मैक्सिमम हो, उसकी तरफ पेरेंट्स को अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए कि पढ़ाई के साथ वो बच्चों की डाइट ठीक रखें, जंक फूड वगैरह ना खाएं, और साथ में एक्सरसाइज पे भी ध्यान दें, आउटडोर एक्सरसाइजेज, यानी कि केवल बैठ के घर में लूडो या कैरम खेल रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। तो
दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, क्योंकि उसके बाद पीक के बाद वो फिर डिक्लाइन होता है। एंड जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लेडीज़ में मेनोपॉज के बाद बहुत तेज़ी से डिक्लाइन आता है और मेल्स में यूजुअली 65-70 के बाद फिर डिक्लाइन आता है। बट उसके अलावा आप जो है यंग एज में भी हो सकती है आपको ऑस्टियोपोरोसिस। वो एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हम लोग जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपको पेट की खराबियां हैं, आपको कोई प्रकार का कैंसर है, HIV है, तो इस सब में भी ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी सेट इन हो जाती है। आपको कोई दवाइयाँ चल रही हैं। जी, आपको रोकना चाहूंगे। हमारे अगले कॉलर बाबूलाल जहांगीर जी झुंझुनू राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर। पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे गुजारिश करेंगे टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी जी हाँ जी जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरी उम्र 50 साल है। मैं दाएं हमें बाएं घुटने में और बाएं कोहनी में। जी 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 बिल्कुल बताइए, आप अपना सवाल बोलते रहिए। हाँ, दाएं घुटने में और दाएं कोहनी में दर्द है 4 साल से। 4 साल, ठीक है। कभी कभी ज्यादा चल लेता हूँ तो पैर में दर्द होता है। ठीक है, तो आपने जी उम्र कितनी बताई आपने अपनी? उम्र 53 साल। ठीक है, तो आपने कभी दिखाया डॉक्टर को इसके बारे में? दिखाया तो वैसे पेन किलर देते हैं। पेन का कोई एक्सरे कभी हुआ आपका? एक्सरे नहीं कराया। ठीक है, डॉक्टर नवदीप आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? दिखाया वैसे 1-2 साल में दिखाता हूँ, ज्यादा दर्द होता है। कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर नवदीप आप? हाँ, क्या आपका दवाई लेने से ठीक हो जाता है? कितने दिन तक ठीक रहता है? बाबूलाल जी, क्या वो पेन किलर लेने से आपका दर्द कितने दिन तक ठीक रहता है? आप जब तक अपने टीवी की आवाज को बंद नहीं करेंगे बाबूलाल जी, आपका प्रश्न हमें समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर्स लगातार आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पेन किलर्स लेने के बाद आपका दर्द कितने दिन तक जो है वो ठीक रहता है? ठीक हो जाता है, फिर वापस से जैसे मैं चलता हूँ ना 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलता हूँ तो दर्द हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर नवदीप क्या बताएंगे? हाँ, तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाके एक बार टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसमें आपकी हॉस्पिटल में आपको जाके ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में एक बार दिखवाइए, क्योंकि जो दर्द होता है वो मांसपेशियों की वजह से भी कई बार हो सकता है। तो मोस्टली जो दर्द हमारे बॉडी में होता है उसके लिए 3 चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या तो नर्व कंप्रेशन की वजह से हो सकता है, या हड्डियों की कमज़ोरी से, या फिर मांसपेशियों की कमज़ोरी की वजह से भी वो हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सही से उपचार अगर लेंगे तो आप ठीक हो पाएंगे। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर अजय, मैं चाहूँगी आप अपनी जानकारियों को आगे बढ़ाएं जो हम बात कर रहे थे जिस बारे में। मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो पेन किलर्स ले रहे हैं ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, मतलब बिकॉज हम लोग पेन किलर्स को रिकमेंड नहीं करते हैं। एंड इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम पेशेंट्स को जो डायलिसिस पे पहुंचते हैं, जिनकी किडनीज़ ख़राब होती है और अल्टीमेटली रीनल ट्रांसप्लांट की नौबत आती है, वो इस वजह से आती है कि वो पेन किलर्स ऐसे ऑफ द काउंटर लेते हैं और बहुत सारे पेन किलर्स किडनीज़ को डैमेज करते हैं। बिल्कुल। और साथ ही हम बात कर रहे थे यंगस्टर्स की भी, तो जैसे आपने बताया कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखें, यंग एज से ही जो है वो अपना थोड़ा बेस बना के चलना चाहिए। जी मैडम। तो उसके साथ हमने मतलब ये भी हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे जो मेडिकेशंस हैं, जो आप दवाइयाँ लेते हैं, वो भी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करती हैं। जो जैसे जो सीजर्स आते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उनको, मिर्गी की दवाई, थायराइड की दवाई, डायबिटीज़ की, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की जो दवाइयाँ हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सारी जो हैं ये हड्डियों को कमज़ोर करती हैं। आपका जो ये एंटासिड्स हैं जो पेट के एसिडिटी के लिए आप लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस प्रोड्यूस करती हैं। तो आपको अगर ये दवाइयाँ ले रहे हैं, आपको बड़ा ध्यान रखना है अपना। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत सारे कारण हैं,
बिल्कुल। यहाँ पर आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली थी कि जो है अगर आप किसी तरीके के स्टेरॉइड्स लेते हैं या तो वो उसमें जो चांसेस हैं वो जल्दी बढ़ जाते हैं। डॉक्टर नवदीप, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूँगी, यंगस्टर्स का ज़माना है, जिमिंग का ज़माना है, लोग बहुत हेवी जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। कई जो है वो प्रोटीन्स बहुत लेते हैं अपने शरीर के अंदर, उसका इंटेक बहुत करते हैं, कई बार जो है वो स्टेरॉइड्स भी लेने पड़ते हैं। तो क्या इसका असर भी आगे जाकर आगे बढ़ती उम्र में क्या पड़ सकता है? क्या ऑस्टियोपोरोसिस का उसमें भी क्या एक कहें हम क्या जो यंगस्टर्स है वो उसके लिए क्या बेस बना रहे हैं? इसके ऊपर आपसे जरूर मैं जवाब लूंगी। डॉक्टर नवदीप, हमारे एक और कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने उत्तर प्रदेश से हमें फोन किया, कौशाम्बी से। अपना सवाल पूछिए। टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए जल्दी से। पैर के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है। पैर के निचले हिस्से में, एड़ी वाली जो जगह है वहां दर्द रहता है आपके? हाँ, एड़ी वाली जगह। ठीक है, ठीक है। कितने समय से रहता है और आपकी उम्र क्या है? उम्र तो 50-52 के से ज्यादा हो चुकी है में। ठीक है। जो है और ये सुबह सो के उठते हैं उसके बाद ज्यादा रहता है क्या? जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो क्या उसके बाद ज्यादा रहता है? जब पैर नीचे रखते हैं तो लगता है कि पंजों में दर्द है या नीचे वाली जगह में दर्द है पैर के एड़ी में? आज जब कल से ज्यादा हो गया है, नहीं पहले कल परसों से ऐसा हुआ है ये है। नहीं, बाकी महीने 2 महीने में होता है, सही हो जाता है, लेकिन ऐसे करके महीने को महीने लग जाता है। ठीक है, हर महीने 2 महीने में उठते हैं, दवा लेते हैं, फिर ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर अजय, क्या बताएंगे? तो मोस्ट कॉमनली तो इस एज में प्लांटर फेशियाइटिस होती है। वो हमारी जो एडी है उसके पास एक लिगमेंट है जो अटैच होता है और वो उसमें चेंजेस, डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं एज के साथ, समय के साथ, तो वो एडी में दर्द प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए तो इनिशियली तो हम लोग एडवाइस करते हैं कंट्रास्ट बात, 2 तसलों में पानी कर लें, एक में गुनगुना एक में ठंडा, बारी बारी से सिकाई करें। एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत हेल्प करती हैं। आप पंजे को पकड़ के अपनी तरफ खींचें, या तो कोई तौलिया से या हाथ से, एंड टेबल को पकड़ के टिप टो खड़े हों तो उससे भी एक्सरसाइज होता है, मतलब पंजों के बल खड़े हो। जी। तो साथ में जैसे कोई बढ़िया स्पोर्ट शूज़ कोई वो पहने। एंड अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो हम लोग फिर एडी में इंजेक्शन लगाते हैं कोई लोकल स्टेरॉइड का। ठीक है, बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि आगे जाके हम डॉक्टर नवदीप से जो हमने प्रश्न किया था कि जो हमारे यंगस्टर्स जिम करते हैं या स्टेरॉइड्स जो है वो लेते हैं या प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा उनका रहता है, क्या उनके लिए आगे जाके किसी तरीके की क्या कोई समस्या हो सकती है? क्या ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण उनमें दिख सकते हैं? इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, इसके कारण, लक्षण और उपचार क्या हैं। हमारे अगले कॉलर नीलम राणा जी मौजूद हैं फोन लाइन पर, पालमपुर हिमाचल प्रदेश से। उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, फ्लोक्सिन लेती हूँ 25। ठीक है। शुगर के लिए मेटफॉर्मिन लेती हूँ 500। और मुझे एकदम बिजली के करंट की तरह जो है पूरी बॉडी में दर्द होती है, एकदम बैंड होती है, तो स्ट्रेटनिंग हो जाता है से 2 मिनट के लिए। जिस पोजीशन में होती हूँ वैसे की वैसे मेरे को रहना पड़ता है 2-3 मिनट।
ठीक है। और नीलम जी, दिक्कत आपको कब से हो रही है? ये अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स से। और दवाएं भी आपकी तभी से चल रही है, शुगर की और थायराइड की? शुगर की लगभग 2.5-3 साल हो गए, थायराइड की 1 ईयर हुआ है अभी। ठीक है। अपनी उम्र बता सकती हैं, आपकी उम्र कितनी है? 56। और तो ये करंट जैसा कहाँ आपको लगता है? और ये जो आप बता रही हैं कि बिजली के करंट जैसा आपको जो है वो फील होता है, ये कहाँ होता है? पैर जो फोल्ड होता है ना, हाँ, एड़ी से फ्रंट साइड जो होता है उधर होता है, और डिस्क में भी होता है, और उसमें नेक में भी होता है, बैक साइड। तो रिस्ट में होता है, पैर में होता है? मतलब नेक में और हिप से लेके पूरी टांग में होता है? टांग में नहीं, पैरों में एकदम। पैरों में, काफ मसल्स में कह लीजिए, नी इसमें एड़ियों में कह लीजिए। नहीं, आपको 5-10 किलो वजन भी उठाऊं तो एकदम बैंड हो तो स्ट्रेट नहीं हो जाता। ठीक है जी। डॉक्टर अजय क्या बताएंगे? अब असल में ये 2 ऐसी मेडिसिन्स ले रही हैं, एक तो थायराइड की और शुगर की, और दूसरी शुगर की। तो दोनों मेडिसिन्स ऑस्टियोपोरोसिस प्रोड्यूस कर सकती हैं, बट ये जो अपनी कंडीशन बता रही हैं कि वो इलेक्ट्रिकल करंट जैसे इनको लगता है कि बेंड होती हैं तो उठा नहीं जाता, 2 मिनट के लिए सेम पोजीशन पे ही रह जाती हैं। तो वो जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण से नहीं लग रहा है, वो उनके बैक में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकता है नेक में कोई प्रॉब्लम हो। तो बिकॉज मोस्ट लाइकली जब नर्व्स कंप्रेस होती हैं स्पाइन से, जहाँ से एग्जिट करती हैं और हाथ पैर में जाती हैं, तो फिर वो हो सकता है बेंड करने से किसी पोजीशन में कंप्रेस होती हों, जिसकी वजह से ये इनको होता है दिक्कत। तो एक या तो ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट किसी को इनको दिखाना चाहिए, तो फिर उसकी डायग्नोसिस होगी और इस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। और दूसरा मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि डायबिटीज़ अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है, अगर वो कंट्रोल्ड भी नहीं रहता है, तो उसमें नर्व में न्यूरोपैथी भी हो सकती है, तो ये न्यूरोपैथिक पेन भी हो सकता है। बट मैं अभी इन्हें सजेस्ट करूंगा कि इनको रेगुलर एक्सरसाइज कम से कम शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बाकी वजह से भी ये दर्द हो सकता है। बिल्कुल। और वही मैं चाहूँगी डॉक्टर नवदीप, जो सवाल मैंने आपसे किया था हमारे यंगस्टर्स के लिए, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? मैम, पहली चीज़ तो मैं सब यंगस्टर को बोलना चाहता हूँ कि कम से कम बॉडी बनाने के लिए कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, स्टेरॉइड्स ना लें, क्योंकि स्टेरॉइड्स के जो रिस्क हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उनसे ऑस्टियोपोरोसिस तो बढ़ ही सकता है लेटर एजेस में, इमीडिएटली किडनी फेलियर और सीवियर इन्फेक्शन, वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि ओनली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, लेकिन उनके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और स्टेरॉइड खुद भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो लेटर एजेस में ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ा सकता है। सिमिलरली किडनी डिजीज़ अगर किसी पेशेंट को है तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क को इंक्रीज़ करता है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट जो स्टेरॉइड्स हैं, वो स्टेरॉइड से एक और बहुत स्पेशल बीमारी हो जाती है यंग एज में, उसको हम लोग बोलते हैं ये वैस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें कि पेशेंट्स के जो हिप जॉइंट्स हैं, कूल्हे हैं, वो गल जाते हैं, और उनको फिर उस यंग एज में बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। तो इसलिए डेफिनेटली जो है कोई शॉर्टकट बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। एंड अधिकतर जो जिम वाले हैं जो प्रोटीन्स देते हैं सप्लीमेंट, उसमें कई दफ़े वो स्टेरॉइड्स मिला के देते हैं, तो इसलिए आप बड़ा सावधान रहें। बेटर है कि आप डाइटरी प्रोटीन या कोई अच्छे ब्रांडेड प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें। बिल्कुल। यही डॉक्टर नवदीप, एक प्रश्न मेरा आपसे यहाँ पर ये भी रहेगा, अमूमन देखा जाता है कि लोगों को जो है वो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, तो पहले तो थोड़ा सा जानेंगे कि स्लिप डिस्क की दिक्कत क्या होती है, क्या ये भी ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ी हुई कोई समस्या है, या क्या इसमें आगे जाके कोई ऑस्टियोपोरोसिस जैसे लक्षण हो सकते हैं? स्लिप डिस्क सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड समस्या ऐसा नहीं है। स्लिप डिस्क यंग एज में भी हो सकता है, और यंग एज में ज़्यादा स्लिप डिस्क देखा जाता है, और उसके कुछ रीज़न होते हैं। तो डिजनरेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न, ट्रोमा एक अनदर रीज़न हो सकता है, किसी को एकदम से चोट लग गई उसकी वजह से। कई बार जो डिस्क होती है उसका कुछ पार्ट प्रोट्रूड करता है पीछे की तरफ स्पाइनल कैनाल में, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस होती हैं, उसकी वजह से पेन जाता है, और उसी को हम स्लिप डिस्क बोलते हैं बेसिकली। तो क्या इसमें आगे जाके क्या समस्या आ सकती है ऑस्टियोपोरोसिस की, अगर किसी को स्लिप डिस्क की दिक्कत आ जाए तो? नहीं, स्लिप डिस्क की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है। हाँ, हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जब वर्टिब्रल कंप्रेशन होता है उसकी वजह से स्लिप डिस्क की संभावना हो सकती है।
बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर अजय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि ये है, तो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। हमारे यहाँ, हमारे देश में दूध पीने पर बहुत जोर दिया जाता है। दूध पीजिए, हड्डियाँ मजबूत होंगी, दूध पीजिए। कितना ठीक है ये दूध पीना? क्योंकि आज के समय में हम सब जानते हैं कि कुछ भी प्योर नहीं है, एवरीथिंग इज अडल्ट्रेटेड। तो क्या बताएंगे आप इसके बारे में? दूध पीना हमारी हड्डियों को किस तरह मजबूत बना सकता है? कौन सी उम्र से जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं? तो ऐसा है कि नंबर 1 कि दूध अगर अडल्टरेटेड नहीं है तो डेफिनेटली पीना ठीक है। हालांकि इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए। कुछ लोगों को जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उससे एलर्जी होती है, उनका पेट जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन है, वो आपको सूट नहीं करता है, तो डेफिनेटली आप नहीं पी सकते हैं, आपको अवॉइड करना है उसको। बट अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं है एंड प्लस आप जो है कंफर्म्ड हैं कि आपका दूध अडल्ट्रेटेड नहीं है, तो डेफिनेटली पीना चाहिए। जहाँ तक अडल्ट्रेशन की बात है तो वो एक अलग चीज़ है। हम लोग ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता है कि क्या चीज़, मिठाई भी खा रहे हैं तो वो ठीक है कि नहीं, घी भी ले रहे हैं तो ठीक है कि नहीं, तो वो चीज़ अलग है। आपने कोई और चीज़? कौन से उम्र से कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो है वो लिए जा सकते हैं? हाँ, अब सप्लीमेंट्स की जहाँ तक बात है तो मेरा अपना, लोगों के अलग अलग अपने ओपिनियंस होते हैं। मैं सप्लीमेंट्स के फेवर में नहीं रहता हूँ। बेस्ट सोर्स जो है कैल्शियम का वो डाइट ही होती है एंड डाइट से ही पूरा करना चाहिए। क्या डाइट ले सकते हैं अपने कैल्शियम को जो है बढ़ाने के लिए या फिर अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए? क्या खाएं सर? तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो डेयरी प्रोडक्ट्स बेस्ट सोर्स है। दूध है, दही है, पनीर है, चीज़ है एंड उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे ब्रोकोली है, केल है, इस टाइप की जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, तो इन सब में कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं। कई फ़िश होती हैं जिनके बोन्स पतले होते हैं, तो लोग उनको साथ में खाते हैं, तो कैल्शियम के बहुत सोर्सेज हैं। तो असल में अगर आप जो है बॉडी में सप्लीमेंट लेते हैं एंड वो एक्सेस में है, तो फिर या तो बॉडी उसको पास आउट करेगी स्लज के फॉर्म में, स्टूल के रास्ते, और वर्स है अगर एक्सेस है और बॉडी ने अब्जॉर्ब कर लिया तो फिर या तो वो किडनी के रास्ते तो स्टोन बना के निकलेगी, और या तो फिर वो जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसमें डिपॉजिट हो जाएगी, तो वो जो है हार्डनिंग होगी वेसल्स की, और फिर आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक और ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपको सप्लीमेंट तभी लेना चाहिए जैसे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, कोई ऐसी मतलब बोन्स आपकी वीक हैं, या फिर आप ऐसा कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे आपको कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही जो ऑस्टियोपोरोसिस प्रोड्यूस कर सकती हैं, ऐसी बीमारी है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। आप इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप अपने आप जो है सप्लीमेंट खाना शुरू करें। बिल्कुल। हमारे पास ईमेल के जरिए भी एक प्रश्न जो है वो आया है, ये हमें भेजा है पुरुषोत्तम कुमार जी ने, गांव डंडी, तहसील भद्रवा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। वो ये पूछते हैं कि शरीर के किसी भी अंग की हड्डी अगर टूट जाए तो क्या उसकी जगह दूसरी हड्डी जोड़ी जा सकती है या नहीं? डॉक्टर नवदीप क्या बताएंगे? ये रूटीन प्रोसीजर होता है ऑर्थोपेडिक्स में। अगर कुछ हड्डियां जो छोटी हो जाती हैं या क्रश होके, तो उसकी जगह दूसरी हड्डी वो लगा सकते हैं। और क्या कहते हैं अजय सर? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आप शरीर में बोन बैंक होता है, बहुत ऐसी हड्डियां हैं जिनको हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं बिना कोई डिसेबिलिटी के, उनको वहाँ से हटा के जिस जगह में ज़रूरत है हम वहाँ ले जा सकते हैं। नहीं तो कई दफ़े अगर पेशेंट के अंदर नहीं है तो हम कैडेवर्स और जो जिसको हम लोग एलोग्राफ्ट बोलते हैं, तो वो बोन बैंक
क्लिनिक्स हैं अवेलेबल, तो वहाँ से प्रोक्योर करके भी हम हड्डियाँ लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे अगले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो नंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमको अपनी हड्डी मजबूत रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे कितना हमें खाना चाहिए, कितना हमें व्यायाम करना चाहिए और कितना हमें घूमना चाहिए, और कौन कौन सोचों से हमारी हड्डियां मजबूत हो सकती है, तो वो हमें कितना लेना चाहिए। जी डॉक्टर नवदीप क्या बताएंगे? काफी सरल अच्छा उनका प्रश्न है, सब कुछ पूछ लिया। हाँ, नंद स्वरूप जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है एक्चुअली। तो हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें खाने का ध्यान रखना है। खाने में कुछ चीज़ें हैं जो जिनमें काफ़ी अच्छा कैल्शियम रहता है। रागी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध है, टोफू सर ने बताया, दही, चीज़, पनीर। उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन तो खैर है ही। फ्रूट्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक कैल्शियम होता है, जिनमें पपाया है, ऑरेंजेस हैं, शहतूत हो सकता है, अंजीर में भी अच्छा कैल्शियम होता है। देन सुबह आप अगर मूंगफली ले सकते हैं, उसके अलावा अपना बादाम ले सकते हैं, बादाम में भी ठीक होता है अपना कैल्शियम की मात्रा। और बाकी और क्या करना चाहिए आपको, देखिए धूप का बहुत ज़रूरी है क्योंकि धूप से विटामिन D3 मिलता है। तो रिकमेंडेड ये है कि एटलीस्ट एक हफ्ते में आपको कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट तक कम से कम 3 बार एक हफ्ते में आपको शरीर को सन एक्सपोजर देना चाहिए। मतलब धूप आपको कम से कम 15 से 30 मिनट तो रहना चाहिए 3-4 बार एक हफ्ते में। और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अगर ये करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ये समस्या नहीं आएगी आपको ऑस्टियोपोरोसिस की। बिल्कुल, और इसके बारे में आगे भी हम ज़रूर बात करेंगे। कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, इसके कारण, लक्षण और उपचार क्या हैं और किस तरीके से इसे जाना समझा जा सकता है। हमारे अगले कॉलर ब्रजेश जी हरियाणा से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैम। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैम मेरा परसों चौथ एक्सीडेंट हुआ था। मेरे कंधे की जो हड्डी है जो शरीर से जुड़ी होती है वो टूटी है। ठीक है, तो उस हड्डी के बारे में पूछना है। डॉक्टर ने बेल्ट बांधी हुई है, अब आज भी उसमें हल्का सा फर्क है, गैप हल्का सा है। तो वो गैप आज हल्का सा कम हुआ है, मतलब परसों एक्सरे कराया था, आज भी एक्सरे कराया है। ठीक है, और ये तो हुआ उसके लिए पूछना है कि ये किस तरीके से जुड़ सकती है, कि अगर हम ठीक है। ब्रजेश जी, हुआ कब है ये आपके साथ घटना? ये परसों 22 तारीख को मैम। अच्छा, अभी हाल ही में हुई है। ये डॉक्टर कंधा मतलब जो आपकी कॉलर बोन की आप बात कर रहे हैं? कॉलर बोन, कॉलर बोन। अच्छा, कॉलर बोन। तो असल में कॉलर बोन जो है जो टूटती है, तो मेजॉरिटी पेशेंट्स का जो है वो एक हम लोग एक तो स्लिंग पहनाते हैं, ठीक है। कोई भी, या तो आपके पास कपड़ा हो उसको तिकोना बना के आप हाथ को उसमें लटका लें, या स्लिंग बैग भी जो है वो बाजार में, हाँ, नहीं तो आर्म स्लिंग बाजार में आती हैं, आप वो खरीद के। में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको स्लिंग यूज़ करना है। और दूसरी चीज़ है कि आपको वो लोग एक ब्रेस लगाते हैं जिसको हम फिगर ऑफ 8 बोलते हैं, जिसमें दोनों कंधों को रैप करके वो उसको हड्डी को रोक के रखता है। तो 90% 95% मरीज़ की हड्डियां ऐसे ही जुड़ती हैं।
समय यूजली आपकी उम्र में 6 हफ्ते करीब लगते हैं, बट कुछ लोगों में जिसमें कि गैप बहुत ज़्यादा है या डिस्प्लेसमेंट बहुत है, तो उस केस में ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें आपको एक्सरे दिखाना होगा किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को, और वही आपको सही राय बताएगा कि ये अपने आप जुड़ सकती है या ऑपरेशन से जुड़ेगी। एहतियात क्या बरतें उसके लिए? असल में वो स्लिंग ज़रूर लगा के रखें। बहुत लोग क्या करते हैं, में भी तो दिक्कत आती होगी ऐसा? जी आती है, बट वो 6 हफ्ते वो थोड़ा कष्ट ज़रूर रहता है। बट कई लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ब्रेस उन्होंने बांध लिया तो ब्रेस सब कुछ है, कुछ दिन बाद वो स्लिंग उतार देते हैं। तो वो स्लिंग नहीं उतारनी चाहिए, वो स्लिंग डेफिनेटली लास्ट तक 6 हफ्ते तक बांध के रखना चाहिए। बिल्कुल। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके का उपचार जो है वो हो सकता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें, डॉक्टर नवदीप क्या बताएंगे किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है? डॉक्टर अजय आपसे भी हम इसके बारे में ज़रूर जानेंगे, पर डॉक्टर नवदीप आपसे जानना चाहेंगे। अगर देखिए, अगर आपको टेस्ट में पता लग गया है कि आपके कैल्शियम और विटामिन D3 कम है, तो हम ओरल सप्लीमेंट शुरू कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जैसे मैंने बताया, सन एक्सपोजर, एक्सरसाइज और आप रेगुलर डाइट भी साथ में लेते रहें, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। हाँ, अगर डेफिनेटली इसके साथ अगर ये हो चुका है कि आपकी या तो कोई हड्डी ब्रेक हो गई है या फिर आपके स्पाइन में कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके लिए फिर आपको एक तो ट्रीटमेंट तो लेना ही होगा, जो कि उसके बारे में सर बेहतर बता सकते हैं। साथ में हम और ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं जिसमें सिर्फ विटामिन D और कैल्शियम के साथ कुछ और चीज़ें दी जाती है, जैसे बिस्फोस्फोनेट्स दिए जाते हैं जो कि आपको लगभग वीकली लेना होता है। और उसके अलावा अगर एस्ट्रोजन थेरेपी दी जा सकती है महिलाओं में, सिमिलरली मेल्स में भी थेरेपी दी जाती है। और बाकी पैराथायरॉयड हार्मोन के सप्लीमेंट्स होते हैं, वो पैराटाइड्स बोलते हैं, वो दिए जा सकते हैं। तो यही चीज़ है। बाकी डॉक्टर अजय आप क्या जानकारी जोड़ेंगे इसमें ट्रीटमेंट को लेकर? जी, तो असल में बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है कि एक तो जो डेक्सा स्कैन है मरीज़ का, कि उसकी रिपोर्ट क्या है, उसमें अगर हड्डियां नॉर्मल हैं तो कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अगर पेशेंट को केवल ऑस्टियोपिनिया है, जो एक कंडीशन होती है जो ऑस्टियोपोरोसिस और नॉर्मल बोन के बीच की होती है, उसमें अगर कोई रिस्क फैक्टर है या कोई ऐसे मेडिकेशन पे पेशेंट है या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, या उसको अगर कोई फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोटिक हुआ है, तो हम उस कंडीशन में भी जो है उसका एंटी ऑस्टियोपोरोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बट अदरवाइज़ जो मैक्सिमम पेशेंट्स जिनका डेफिनेटली एंटी ऑस्टियोपोरोटिक ट्रीटमेंट देना है, वो जिनको फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस डेक्सा स्कैन में कंफर्म होती है। एंड इसमें कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा, जो कि यूजुअली इस एज ग्रुप में अराउंड 1200 mg डेली होनी चाहिए, और विटामिन D जो कम से कम 600 से 800 के बीच में डेली मिलनी चाहिए। और साथ में जो एंटी ऑस्टियोपोरोटिक ड्रग जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो वो बिस्फोस्फोनेट्स बेस्ट होते हैं कि वो आप मुंह से खा सकते हैं, तो वो वीकली भी ले सकते हैं। वो ऐसे भी आते हैं जो कि 2 वीक्स में एक दफ़े लें, या महीने में एक दफ़े लें, या आप 3 महीने भी एक ले सकते हैं। इनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंजेक्शंस होते हैं। जी, बट वो इंजेक्शंस में प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो इंजेक्शन है तो लोग डरते हैं, और दूसरा फिर जो बेस्ट है वो डेली लगाना पड़ता है। एंड कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि 6 महीने या साल में एक दफ़े लेना पड़ता है, तो उसमें बिल्कुल। यार चलते चलते एक और आपसे मैं यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारे यहाँ मालिश को भी जो है वो बहुत ज़ोर दिया जाता है, बच्चे के पैदा होने से लेके जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तब तक भी। डॉक्टर नवदीप छोटा सा आपसे जवाब चाहेंगे, और चलते चलते आखिरी 2 लाइनें आपसे चाहेंगे इसके ऊपर। जी जल्दी बताएं। मैं शुरू करता हूँ ओल्ड एज से। डेफिनेटली ओल्ड एज के अंदर मालिश बहुत उपयोगी होती है, और जो बहुत सारे पेन जो होते हैं ओल्ड एज में, लोगों को पूरे बॉडी में जो दर्द हो रहा होता है, उसके लिए मालिश काफ़ी उपयोगी है बच्चों के लिए। सर जी तो जैसे डेफिनेटली बिल्कुल बच्चा पैदा हुआ और सबसे पहले घर पे जोर दिया जाता है कि बच्चों को मालिश करो, उनकी हड्डियां जो है वो मजबूत होंगी। तो
कितना ठीक है ये? क्या बच्चों की पतली छोटी हड्डियों पे क्या इतना जोर दिया जा सकता है? और क्या आगे जब हम अपनी एक वृद्धावस्था में आते हैं तब तक भी क्या हम मालिश को एक महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं अपने जीवन में? तो मालिश अगर धूप में कराई जाती है एंड जैसे हमारे यहाँ होता है कि तेल वगैरह लगा के करते हैं, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं हड्डियों के लिए अच्छी चीज़ है। बट अगर आप कमरे के अंदर करते हैं मालिश, तो हड्डियों को मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितना फ़ायदा करती हैं, बट एक डेफिनेटली एक बॉन्डिंग जो मदर और चाइल्ड के बीच में, या ग्रैंड मदर, कई दफ़े ग्रैंड पेरेंट्स मालिश करते हैं छोटे बच्चों की, तो उनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप करने के लिए एक बच्चे को एक स्टिमुलस भी मिलता है शरीर को, तो बाहर का एनवायरनमेंट महसूस करने के लिए। तो इसके हो सकता है बहुत सारे बेनिफिट्स हों जो प्रॉब्ली एक पीडियाट्रिशियन हमसे बेटर बता सके। तो बट क्योंकि हमारी परंपराएं में ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तभी पास ऑन होता है कि एक जनरेशन टू जनरेशन की ये करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ पर आए और ऑस्टियोपोरोसिस के संबंध में बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने साझा की, उसके लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हमने जाना ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, इसके कारण, लक्षण और उपचार। अब आपको हम बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम से संबंधित अपनी कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम किसी रोग पर या किसी और विषय पर हम बात करें, तो वो भी आप ज़रूर लिख सकते हैं हमें। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। यहाँ पर आप हमें सुझाव जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आज के कार्यक्रम में कोई जानकारी छूट गई है, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे जो है वो आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर भी आप हमारे आज के इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखकर तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।